नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार बहुत ही जल्द आपकी होने जा रही है। यदि आप सभी अब तक तैयारी में नहीं जुड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जब विज्ञापन आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो आप सभी के लिए यह बहुत ही खराब बात होगा। क्योंकि आपको हम बता देते हैं अभी जो झारखंड की स्थिति चल रही है उसमें यह है कि आपको 1 महीना के अंदर भी परीक्षा करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पर देखिए एक बार तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सहायक आचार्य का परीक्षा, जेपीएससी का परीक्षा, सीडीपीओ का परीक्षा, जेपीएससी आपने देखा तमाम परीक्षाएं जो है 1 से डेढ़ महीना के अंदर फॉर्म भरवा करके ले लिया गया है। तो आपका भी परीक्षा इसी तरह से होने जा रहा है, ठीक है। अब रही बात कि अब देखिए आपकी तैयारी के लिए आपके बाजार में बहुत से लोग आ चुके हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, बहुत से किताबें आ चुकी हैं, लेकिन आपको जज करना है, आपको सर्टिफिकेट लेना है, तो हम कहाँ जाएँ और कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो देखिए इसके लिए किसी के बोलने से नहीं, आप यहाँ पर अभी तक जितनी परीक्षाएँ हो रही है, आप उसको एक बार उठा करके सिर्फ प्रश्न पत्र को देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए अभी बहुत सारे जो है यहाँ पर सेफ लुसेंट और आर.एस. अग्रवाल की किताबों को जो यहाँ पर एसएससी का रहता है, उसके सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करते हैं, जो कि यहाँ पर लोग फेल हो रहे हैं और आप और आशंका है कि आप भी यहाँ पर फेल कर सकते हैं अगर वही प्रक्रिया को अपना रहे होंगे। तो करना क्या होगा कि जिससे मेरा 101% रिजल्ट हो जाए। तो आपका 101% रिजल्ट होने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरी है, जैक एग्जाम ले रहा है ना, तो जैक की किताब को आप पढ़ेंगे। जैक की किताब आप 6 to 10 तक का जो सरकारी विद्यालय में उपलब्ध है, जेसीईआरटी का, उसको यदि आप यहाँ से पूरे एकदम एक लेवल में देख लेते हैं तो आपको 100% श्योर शॉट है कि यहाँ से आपका 80% मार्क्स जो है आप अपने एग्जाम में ले करके जाइएगा। लेकिन अगर इधर उधर का आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझिए कि यहाँ से आप 40-50% पर ही रह जाइएगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे तरफ से ही सलाह दी जाती है कि यदि आपके पास जैक की किताब है तो आप खुद पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो देखिए हमारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जैक की किताब की ही तैयारी करवाई जाती है, जो कि इसके पहले आकलन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है कि हूबहू लिखा हुआ प्रश्न हैंड रिटेन नोट्स का भिड़ा था। उसके बाद देखिएगा तो आपका अभी सहायक आचार्य में भी बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पर भिड़े हैं, ठीक है। अब रही बात कि आगे अब जेटेट आने वाला है, तो जेटेट के लिए तो 101% आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर जीसीईआरटी टेक्स्ट बुक से नहीं आया, जैक किताब से नहीं आया, हमारा लिखा हुआ प्रश्न नहीं आया, तो आपको पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। तो आप 100% अपना यहाँ पर सिक्योर करने के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए आपको अगर जेटेट पास करना है तो आपको यहाँ पर जुड़ना है। अभी देखिए हमारे यहाँ पर मेगा ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। एक अगर आपको 1 to 5 की तैयारी करना है तो उसके लिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से स्पेशल 6 to 10 का 999 रुपये, और यहाँ पर 1 to 5 का भी 999 रुपये। लेकिन अभी यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ, पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर 100 कैंडिडेट का एडमिशन करवाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 to 5 के लिए 500 रुपये लगेंगे और 6 to 8 के लिए भी 500 रुपये अलग अलग राशि लगेगी, और दोनों में देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं। तो पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर एडमिशन कर लीजिएगा। देखिए आपको बता दें, आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अभी झारखंड में कोई भी परीक्षा जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है। जिन्होंने अभी भी आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही थी, उन्होंने जो यहाँ पर हमारे यहाँ से जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लिया नोट्स, और उन्होंने बहुत ही अच्छे यहाँ पर स्कोर किए हैं। लेकिन ऐसे जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा आपको बता दें फी दे करके भी, तो उनका भी नहीं हुआ है और अच्छा नहीं आया है। तो आप सभी अभी भी यहाँ पर समय है, आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तैयारी कर लेंगे, और यदि नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से नोट्स सारा चीज़ परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज का महत्वपूर्ण क्लास। देखिए जेटेट परीक्षा जब आप देने जाइएगा ना, तो आपको संज्ञा से जो है 2 गो प्रश्न या 1 गो प्रश्न तो पक्का रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में देखिए हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि संज्ञा के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किन किन राज्यों में कौन से प्रश्न आए हुए, वो भी हम यहाँ पर आपको मेंशन करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा। उसके साथ यहाँ पर संज्ञा की सारी चीज़ें बता देंगे, जिससे कि संज्ञा से अगर एक भी प्रश्न आपका आता है तो भविष्य में कभी छूटने की बात ही नहीं होता है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना आपके देखिए जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक बनाए गए हैं उसमें से भी प्रश्न आपके छांटे गए हैं, क्योंकि आपको हिंदी सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर कविता और कहानी के साथ साथ देखिए उसमें बीच में ग्रामर भी होता है, जो कि आप लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो वो प्रश्न को यदि आप देख लेते हैं ना, तो जैक एग्जाम ले रही है, और जैक जब एग्जाम लेती है तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पूछती है, तो यहाँ से आपको हिंदी में जो 15 नंबर है वो 15 में 15 आ जाएगा। और यदि आप भाषा शिक्षक के रूप में भरे हुए हैं और हिंदी है तो 60 नंबर का जो आपका हो रहा है ना,
तो 60 में यहाँ से लगभग 40 से 50 प्रश्न अवश्य भिड़ेंगे। तो आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है यहाँ पर पूरा JCERT जैक मॉडल पर तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। और विभिन्न राज्यों में जो यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा हुए हैं उसके भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसी में शामिल करवा दिया जा रहा है। तो आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको संज्ञा का यहाँ पर पूरा डिटेल्स बता रहे हैं और उसमें नीचे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रहे हैं जो आ रहे हैं। लेकिन संज्ञा का प्रैक्टिस महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है, महत्वपूर्ण 60 प्रश्न हम इसके देखिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आप वहाँ भी उसको देख लीजिएगा, आज पढ़ लीजिए, ग्रामर को जान लीजिए और इसका प्रैक्टिस जो है कल आप नेक्स्ट डे जो है यहाँ पर कर लीजिएगा और देखिए कि आप कितना पकड़ पा रहे हैं। उसमें सारी चीज़ों को हम बता देंगे कि किन किन राज्यों में प्रश्न आए हुए थे। तो चलिए देखते हैं संज्ञा। देखिए संज्ञा का अर्थ नाम होता है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। इस संसार में वे सभी चीज़ें जो किसी न किसी नाम से जाने जाते हैं वे सभी संज्ञा है, ठीक है। यानी किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, याद रख लीजिएगा। किसी भी नाम, एनीथिंग नेम इज नोन एज नाउन, ठीक है। किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए अब ऐसे परिभाषा जब आप देते हैं तो आपको देखिए परिभाषा किस तरह से रहता है। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा यही होता है। कभी कभी देखिए परिभाषा भी किसी किसी जगह पूछ दिया गया है। क्या पूछा गया है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? 4 गो ऑप्शन नीचे दिया हुआ रहता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम जैसे आ गया तो वहाँ पर क्या ऑप्शन होता है? उसका संज्ञा होता। क्या होता? संज्ञा होता, ठीक है। अब देखिए नीचे हमने आपको लिख दिया प्राणी में क्या आ गया? प्राणी जिसमें जीव हो, प्राणी, आदमी हो गया, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, कोयल, पक्षी हो गया, ये सब प्राणी में जाएंगे, ठीक है। स्थान में क्या क्या हो गया? तो स्थान में रांची हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, झारखंड हो गया, ये सब स्थान का नाम हो गया। अगर वस्तु का नाम बोले तो वस्तु में क्या आ सकता है? किताब आ सकता है, कलम आ सकता है, दरवाज़ा आ सकता है, लोटा, ये सारी चीज़ें वस्तु है। अगर भाव की बात बोले तो भाववाचक में क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की उसका दशा, उसका गुण, उसकी अवस्था, ये सारी चीज़ों को बताया जाता है तो वो भाववाचक में चला जाता है। जैसे बचपन, ये भाव है, जवानी ये भाव है, बुढ़ापा ये भाव है, ठीक है। तो ये सभी जो है यहाँ पर भाववाचक होते हैं। चलिए देखते हैं संज्ञा के प्रकार। याद रख लीजिएगा संज्ञा के प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। संज्ञा के कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो संज्ञा के प्रकार को देखिए हम लिख दिए हैं। तो संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए प्रश्न यदि निकल के आता है तो आपको यही पूछता है कि यह शब्द कौन सी संज्ञा है, तो आपको उसको जानना देखिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। और आपको बता देते हैं 2 चीज़ में लोग ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ये दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है लोगों को, ठीक है। ये कन्फ्यूजन को आप लोग दूर कर लीजिएगा, नहीं तो व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में मार दीजिएगा और जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में मार दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध होता है उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम का बोध होता है उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिएगा व्यक्ति के खास नाम, अगर केवल व्यक्ति लिखा हुआ है ना, केवल व्यक्ति लिखा हुआ है, ठीक है, केवल व्यक्ति लिखा हुआ है तो ये व्यक्ति जो है ना वो जातिवाचक में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? जातिवाचक। लेकिन व्यक्ति अगर नहीं लिखे, व्यक्ति का नाम लिख दे रहा है, मोहन, सोहन, गीता, तो ये सभी किस में चले जाएंगे? जिसमें नाम आ गया वो आपका जो है यहाँ पर व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। लेकिन केवल व्यक्ति लिखा हुआ है तो जातिवाचक में जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, देश के खास नाम। अगर देश केवल लिखा हुआ है, केवल देश लिखा हुआ है तो किस में जाएगा? अगर देश लिखा हुआ है तो ये जातिवाचक में रहेगा। लेकिन देश का नाम आ गया, भारत आ गया, अमेरिका आ गया, चीन आ गया, तो ये नाम जो आ गया देश का नाम तो ये किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, ठीक है। नदियों के खास नाम, अगर केवल नदी लिखा हुआ मिले, केवल नदी लिखा हुआ मिले तो वो नदी किस में जाएगा? आपका जातिवाचक में जाएगा। लेकिन नदी का नाम आ जाए, गंगा, यमुना, तो ये नदी का नाम है इसलिए किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। दिन और महीना का नाम, तो केवल दिन लिखा हुआ है, केवल महीना लिखा हुआ है
तो ये सभी जातिवाचक है, लेकिन उसका नाम लिखा हुआ है सोमवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये सभी क्या हैं, व्यक्तिवाचक हैं। पर्व या त्यौहार, केवल पर्व लिखा हुआ है या केवल त्यौहार लिखा हुआ है तो ये सभी जातिवाचक हैं, लेकिन उसका नाम लिखा हुआ है, दीपावली हो गया, छठ पूजा हो गया, तो ये सभी आपका व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। अगर पुस्तक लिखा हुआ है तो पुस्तक से पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो पुस्तक अगर लिखा हुआ है तो ये जातिवाचक है, लेकिन पुस्तक का नाम लिख दिया रामायण, महाभारत, तो ये आपका किस में चला जाएगा, तो ये आपका व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ठीक है। अगर दिशा लिखा हुआ है, डायरेक्शन लिखा हुआ है, तो ये आपका जातिवाचक है, लेकिन उसका नाम लिख दिया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये आपका क्या चीज़ है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक है। ठीक है। व्यक्तिवाचक में समझ गए कि नाम है, और सब जातिवाचक में पूरी उसकी जाति का बोध करा रहा होता है। ठीक है। चलिए ये जातिवाचक को भी एक बार यहाँ से हम लोग कंफर्म कर लेते हैं जातिवाचक में क्या कुछ जाता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए शहर, अगर केवल शहर लिखा हुआ है तो जातिवाचक है, लेकिन शहर का नाम लिख दिए, अगर यहाँ पर पटना, रांची, दिल्ली लिख दिए तो वो आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, केवल शहर। अगर गांव लिखे हैं तो वो है जातिवाचक, लेकिन गांव का नाम लिख दिए तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। लड़का लिखे हैं तो वो है जातिवाचक, लेकिन लड़का का नाम लिख दिए रमेश, सुरेश, महेश, तो हो गया व्यक्तिवाचक। सिर्फ लड़की लिखे हुए हैं तो वो है जातिवाचक। लड़की का नाम लिख देंगे तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगर केवल नदी लिखा हुआ है तो वो है जातिवाचक, और नदी का नाम लिख दिए तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। देश, ब्रिज, मोबाइल, मोबाइल भी देखिए क्या है, जातिवाचक है, लेकिन मोबाइल का नाम लिख दिए। ठीक है। मोबाइल का नाम में जैसे कंपनी का जो आता है, लावा का मोबाइल है, नोकिया का मोबाइल है, तो ये सभी किस में चला जाएगा आपको, अगर मोबाइल का नाम लिख दिए तो वो चला जाएगा आपका यहाँ पर व्यक्तिवाचक में। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक में अंतर हो गया होगा। व्यक्तिवाचक में किसी खास व्यक्ति का नाम होता है, वो स्थान, शहर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जातिवाचक में वैसा नाम होता है जो संपूर्ण जाति का बोध करवाता है। ठीक है। उसी तरह से डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, वकील, पेशा का चीज़ भी जो है वो आपका जातिवाचक में चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध होता है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है। यानी जिस शब्द से आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति या किसी समूह का बोध हो रहा हो, तो उसको आप लोग समूहवाचक में डालिएगा। किस में डालिएगा, समूहवाचक में डालिएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा परिवार है ना, क्या है, परिवार, सेना, समूह, बाजार, सभा, भीड़, गुच्छा, झुंड, मेला इत्यादि। परिवार जो होता है देखिए एक से नहीं बनता है। परिवार में मैंने अगर व्यक्तिगत परिवार भी लीजिएगा तो उसमें पति, पत्नी और बच्चे आते हैं। ठीक है। और संयुक्त परिवार लीजिएगा तो पति, पत्नी, भाई, बहन, चाचा, चाची सब आते हैं। ठीक है। सेना, देखिए सेना जो है यहाँ पर क्या है, सेना एक पुलिस को नहीं कहा जाता है, सेना एक पूरी टुकड़ी होती है जो समूह में रहती है, तो वो सेना जो हो गया आपका यहाँ पर समूहवाचक हो गया। एक समूह, तो समूह कैसे बनता है, किसी भी चीज़ का समूह, जैसे स्वयं से एक समूह हो गया, तो वो यहाँ पर आपका समूह जो बनता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों को मिलकर बनता है। बाज़ार कहाँ लगता है, तो जहाँ पर 10-20 जो है बाज़ार लगाने आते हैं वहाँ भी समूह होता है। सभा, किसी चीज़ का सभा हो रहा है तो सभा तभी होगा जब कम से कम 10 से 12-20 व्यक्ति वहाँ पर जुटते हैं। और भीड़ कहाँ होता है, जैसे किसी तरह की घटना हो जाए तो वहाँ पर 10-15 व्यक्ति, 20 व्यक्ति जुट जाए तो लोग कहता है कि चलो वहाँ भीड़ हो गया है, क्या हो रहा है, तो भीड़ में भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। तो वैसे शब्द जिससे आपको ऐसा लगे कि इससे जो है कि आपको यहाँ पर समूह का बोध हो रहा है, तो वैसे संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा में डालते हैं। जैसे भीड़, गुच्छा, झुंड, मेला, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु की माप या तौल का बोध होता है। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु की माप या तौल का बोध होता है उससे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में माप और तौली जाने वाली वस्तु, उसको हम लोग यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको क्या होता है, मेटल भी आ जाता है, मटेरियल भी आ जाता है और लिक्विड चीज़ भी आ जाता है, लिक्विड वाली सारी चीज़ें। ठीक है। तो मेटल में क्या आ गया, मेटल में आप यहाँ धातु चीज़ें हो गया। धातु में आपको सोना, चांदी, लोहा, तांबा,
ये सारी चीज़ें धातु वाली चीज़ आ जाएगी। और मटेरियल में यहाँ पर हो गया मिट्टी भी आ गया, और यहाँ पर चावल हो गया, लिक्विड चीज़ में आपको देखिए घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, और यहाँ पर नाप तोल वाली चीज़ में आटा हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल। तो देखिए लिक्विड वाली चीज़ तो द्रव्यवाचक में जाएगा ही, साथ ही मेटल वाली चीज़ भी जाएगा और मटेरियल वाला चीज़ भी जाएगा। तो ये सभी चीज़ें जो है किस में चले जाएंगे, आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में चली जाएंगी। ठीक है, तो इसको जो सेलेक्ट कर लीजिएगा जब भी पूछा जाएगा, क्योंकि आएगा यही कि यह कौन सी संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, देखिए भाववाचक संज्ञा में होता क्या है ना, वैसी संज्ञा जिसको सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं, वैसी संज्ञा जिसको सिर्फ आप अपने आप को अनुभव कर सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते कि कितना हो रहा है। ठीक है, तो किसी को सिर्फ अनुभव कर सकते, वैसी चीज़ें जिसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, वो किसी को हम क्लियर रूप में बयान नहीं कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, तो वो जो है आपको भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है जो किसी चीज़ को हम दिखा नहीं सकते हैं, तो वो है गुण। ठीक है, गुण, दोष, अवस्था, अवस्था हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी का गुण पता चले, किसी का दोष पता चले, किसी का दशा पता चले, किसी का स्थिति पता चले, तो ये सही भाववाचक संज्ञा में डालिएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा उदाहरण के लिए जवानी। अब जवानी क्या है, तो जवानी ये आप अनुभव करते हैं, अपने आप में अनुभव कर सकते हैं कि हम कितना जवान है, लेकिन किसी को बता नहीं सकते हैं कि हमारी जवानी अभी कितनी है। ठीक है, बुढ़ापा, बुढ़ापा आदमी देखिए किसी को बता नहीं सकता है कि कैसा लग रहा है, सिर्फ वो अपने आप को अनुभव करते रहता है, लोग देखते हैं लेकिन वो क्या लग रहा है वो पता नहीं सकता है। तो बुढ़ापा देखिए, जवानी भी अवस्था है, बुढ़ापा भी अवस्था है। खट्टा मीठा ये क्या है, स्वाद है ना, क्या है, स्वाद है। ईमानदारी गुण है, आलसी गुण है, चतुराई गुण है, मिठास स्वाद है, मूर्खता ये गुण है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ जिसमें गुण, दोष, अवस्था का पता चले, उन सभी को आप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखिएगा। ठीक है, देखिए बहुत बार भाववाचक संज्ञा से तो आपको बता देते हैं, बार बार प्रश्न आ ही जाता है, और देखिएगा एग्जाम में जो है ना भाववाचक संज्ञा से पूछ ही देता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा को अच्छा से कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए अब देखिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऐसा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो अभी तक एग्जाम में बार बार पूछ ले जा रहा है, एकदम पूछबे करता है, तो उसको भी देख लीजिए आप लोग। जवानी किस प्रकार की संज्ञा है, आपको बता देते हैं। ये प्रश्न जो है ना 1001 बार से कम अभी तक सब एग्जाम को लगाइएगा ना, तो उससे कम नहीं आया होगा, समझ गए। जहाँ जाइए तहाँ छाप देता है। भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए कई बार पूछा गया है, आप यहाँ देख रहे हैं ना, यूपी टेट में आ गया है 2018 में, जेटेट में आ गया है 2013 में, और एमपी टेट में आ गया है 2016 में। ठीक है, तो जवानी क्या बता रहा है, जवानी अवस्था बता रहा है। अवस्था की चीज़ें क्या करते हैं, हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, किसी को बयान नहीं कर सकते हैं। तो वैसी संज्ञा जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं, या वैसी संज्ञा जिससे हमको स्थिति या अवस्था के बारे में पता चल रहा है, तो वो आपको भाववाचक संज्ञा में चला जाता है। इसलिए जवानी जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पे, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, ये भी देखिएगा ना। बुढ़ापा तो ये भी 1001 से कम बार पूछा नहीं है, तो दोनों संज्ञा जो है ना बार बार पूछता है, इसीलिए जो आया हुआ चीज़ है ना उसको भी करेंगे। और देखिए कल जो है ना नेक्स्ट डे जो है आपका यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे टॉप 60 संज्ञा का प्रश्न। ठीक है, उसमें संज्ञा का 60 को उदाहरण रहेगा, और आपको देखिए बताना है कि यह कौन सी संज्ञा है, उसको सेलेक्ट करते चलना। अगर उसको आप सेलेक्ट कर लिए ना, तो आप समझिए कि संज्ञा से कोई भी प्रश्न आएगा ना, तो 1 नंबर आप पूरे पकड़ने जा रहे हैं। और देखिए इसी तरह से आप 1 1 2 2 4 4 नंबर को जब पकड़िएगा ना, तो आपका कोई भी एग्जाम जो है बाल बाका नहीं कर पाएगा। और कहाँ से पकड़िएगा, तो देखिए JCRT टेक्स्ट बुक से पकड़िएगा। और हम तो आपको देखिए यही सलाह देंगे ना कि आप यहाँ से पूरा नोट्स और PDF तो एक बार अवश्य लेके पढ़ लीजिएगा। नहीं तो अच्छा नंबर उठाना है ना, तो देखिए बहुत ही चीप रेट में हम आपको यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन करवाते हैं। आपसे भी व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके हमारे यहाँ सिर्फ 200 लोगों की तैयारियाँ करवाई जाती है। तो आप देखिए यहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, जो जल्द जुड़िएगा आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसमें बात करने की सुविधा होती है, ऑफलाइन के जैसा आप बात करके भी समझ सकते हैं। ठीक ना, तो बुढ़ापा अवस्था को बता रहा है, इसलिए कौन सी संज्ञा में चला जाएगा, भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। देखिए CG टेट 2013 में आया है, MP टेट 2018 में आया है। ठीक है, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक।
मिठास को सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, किसी को नहीं बता सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने रसगुल्ला खाया तो कम मीठा है, तो आप कहते हैं बहुत कम है, बस यही बोल सकते हैं, लेकिन कितना कम है वो मात्रा में हम नहीं बता सकते। तो जिस चीज़ को सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपकी किस में चली जाएगी, तो वो सारी चीज़ें आपके भाववाचक संज्ञा में चली जाएगी। तो मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये प्रश्न आया हुआ है, एक बार भी आया हुआ, ठीक है। ये बिहार टेट और सीजी टेट दोनों में पूछा गया था, ठीक है। तो शिक्षक से पूरी जाति का बोध हो रहा है, शिक्षक से पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। लेकिन शिक्षक का नाम अगर दे दें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आप इस तरह से अगर जेटेट में परचम लहराना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ अभी मिलने के बाद आपको मोबाइल नंबर आगे दिया गया है, आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भिड़ते हैं और आप यहाँ पर अच्छा मार्क्स उठाने के लिए तैयार रहिएगा। बहुत ही चीप रेट में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाया जा रहा है, आप जल्दी संपर्क करेंगे। धन्यवाद।